जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका लाइव टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर, जो कि 100% आपको 25 सितंबर को यह पेपर देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले पेपर या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वायरल पेपर्स क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले मिल सके। इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि उन तक यह नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पे दिया हुआ है। 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। समय आपको 3 घंटे दिए हुए हैं, पूर्णांक 75 दिए हुए हैं। ठीक ना, एक वीडियो में यह खास बात होने वाली है कि यह वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन के साथ देने वाले हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, A to Z सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आपको बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपको दिए हुए हैं, तो उनको कवर करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप इसे हीराकुंड बांध कहाँ पर बना है, तो महानदी पर बना है। ये क्वेश्चन हम राइट आंसर आपको बता देते हैं। औसत का अन्य मान किस मान से नापा जाता है। ठीक है, औसत आय का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1992 में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है बल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है, तो स्लाव कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने ऑलरेडी सभी क्वेश्चन के आंसर लगा रखे हैं, फिर भी हम आपको एक बार रिविजन करा देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो समानता और भाईचारा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये तो हो चुका है आपका, आखिरी भी हो गया कंप्लीट। एंड इसका चलते हैं सही खालिस्तानों की तरफ। जो खालिस्तान में क्वेश्चन आए हुए हैं, खालिस्तान में पहला है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है, राइट आंसर। इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र किसे कहा गया था, वहां पर कितनी जनजाति निवास करती है, तो 6 जनजाति यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, 100 दिनों की रोजगार योजना मनरेगा को कहा जाता है। ठीक है, मनरेगा को कहा जाता है। अगला है खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ऑलरेडी हमने सब लगा रखे हैं, आपको रिवीजन करा रहे हैं। विश्व के सर्वाधिक वर्षा मौसम राम में होती है। ठीक है ना, आपको अगर सही से नहीं पढ़ता बन रहा तो हम दूसरा आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका आंसर का PDF मिल जाएगा जो भी सही विकल्प के रहेंगे। ठीक है, मानव विकास की रिपोर्ट UNDP आपका राइट आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसका चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी सही जोड़ी को मिला लेते हैं। पहला का आंसर जो हो जाएगा आपका 20 नंबर का, दूसरे नंबर का हो जाएगा बिहार। दूसरा का आंसर आपका जो यहाँ पर होने वाला है, दूसरे नंबर का आंसर आपका श्रीलंका आएगा। तीसरे नंबर का आंसर आपका बेल्जियम आ जाएगा। चौथे नंबर का आंसर आपका 1919 जो कि तीसरे नंबर का है। पाँचवें नंबर का आंसर 1833 और छठवें नंबर का क्वेश्चन आपका जो है इसमें उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका कंप्लीट पूरे क्वेश्चन सही जोड़ी के। एंड इसके बाद चलते हैं हम एक वाक्य में पूछा गया है पूर्ण स्वतंत्रता को प्रस्ताव कब पारित हुआ था। पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 19 दिसंबर 1929 में। ये आपका राइट आंसर हमने ऑलरेडी दिया है। लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसके बाद कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसमें होती है फसल छनन बेरोजगारी। ठीक है, फसल छनन बेरोजगारी ये हो जाएगी आपका। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अगला है आधुनिक भारत का मंदिर बांधो को किसे कहा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है। ठीक है, इसका रोलेट एक्ट का पारित हुआ 18 मार्च 1919 में पारित हुआ था। ये हो गया आपके राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका भारत वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग भोपाल में हुआ था, तो असत्य होगा। ठीक है, अगला है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ था, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। सत्य की साझेदारी लोकतंत्र के लाभप्रद है, सत्य। इसका श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई थी, सत्य। मानव विकास सूचांक को HDI या L कहा गया है, तो सत्य ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, आप चलते हैं एक वाक्य उत्तर तरफ। एक वाक्य उत्तर में पूछा गया है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखना है और जड़ और मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं बताना है। ठीक है, तो चलते हैं, आपको नीचे PDF में बताते हैं मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय और जड़ और मिट्टी के। ठीक है, तो आपको मिट्टी के उपाय और मृदा संरक्षण के। ठीक है, इस चलते हैं, इसको बताते हैं। इसमें दिया है पूरे क्वेश्चन के आंसर हमने इसमें दिए हुए हैं ताकि बाद में आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है, चलते हैं मृदा संरक्षण आपको बताते हैं। मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय जड़ और मिट्टी के। ठीक है, तो मृदा संरक्षण हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है
जो कि मृदा संरक्षण से रिलेटेड होने वाला है। तो मृदा संरक्षण क्या है और इसके कोई दो उपाय। मृदा संरक्षण वैसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है और मृदा संरक्षण के बारे में बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, पर जिन बच्चों को नहीं पता इसलिए हम इसमें पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दिए हैं। पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो हम आपको बता देंगे। आप देख सकिए मृदा में लवण, ये लवणीकरण हो जाएगा। मृदा संरक्षण का ऑप्शन यहीं पर था। क्वेश्चन एंड देखते हैं दोबारा से हम इसको एंड फिर आपको बताते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे जो भी नया है फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि बाद में आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है। ये हो जाएगा मृदा संरक्षण का राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है मृदा संरक्षण बहुत आवश्यक है और इसके दो उपयोग जो आपके दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बांध बनाकर और पशु चारा को कम करन और भूमि को जल स्रोत बनाकर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर मिट्टी के कोई दो उपयोग, तो यहाँ से आप जरूर मिट्टी के उपयोग लिख सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि आपको जल्दी से याद कर सके, ठीक है। चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मृदा निम्नीकरण और राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में क्वेश्चन आया हो, मृदा निम्नीकरण और राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। मृदा निम्नीकरण राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। हम चलते हैं नीचे साइड और आपको बताते हैं मृदा निम्नीकरण और राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। भारतीय हो जाएगा भारतीय संविधान, राष्ट्रीय संसाधन, मृदा निम्नीकरण, ठीक है। मृदा का निर्माण करना मतलब मृदा का बचाव करना, इसे मृदा निम्नीकरण भी कहते हैं और इसका राइट आंसर भी हम आपको बता देते हैं इसमें क्वेश्चन में, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि हमने क्वेश्चनों के सभी आंसर इसमें बनाए रखे हैं, ठीक है। तो आपको बता देते हैं एंड चलते हैं बताते हैं फटाफट से, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पर है, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ा है, इसमें स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है, पर हम आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर देंगे, इसलिए वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। एंड जो भी चैनल पे नया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि दिक्कतें जो बच्चों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है, जो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इन क्वेश्चनों में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जो मृदा निम्नीकरण का मतलब यहाँ पर है मिट्टी की संरचना की क्षमता को कम होना या और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट के कारण ऐसी खेती करना मुश्किल हो जाता है, विरूपता निम्नीकरण के कहीं ये हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका और क्या हो जाएगा फिर आप अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संसाधन किसी समाज या समूह को प्रचलित विचारों के सम्मुख विचारधारा कहते हैं और इस विचारधारा के समूह या सामाजिक आर्थिक संगठन को उचित या अनुचित बनाने के आधार को हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कंप्लीट एंड इसका चलते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमने क्वेश्चन नंबर देख लिया है, 7 क्वेश्चन नंबर का हमने देख लिया है एंड 8वें क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं हम, ठीक है। 8वें नंबर में क्या पूछा गया देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। हम पहुंच गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वें तक। 8वां क्वेश्चन है विचारधारा क्या है और इसमें विचारधारा और इसके अथवा में क्या पूछा गया है, इसके अथवा में पूछा गया है कुछ क्वेश्चन, यह उदारवाद क्या है, ठीक है। तो विचारधारा और उदारवाद क्या है आपको बता देते हैं हम। विचारधारा का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा किसी समाज या समूह में प्रचलित विचारों के समुच्चय को विचारधारा कहते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने पूरा ऑल सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड कर रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उदारवाद की तरफ चलते हैं। उदारवाद किसे कहते हैं, तो उदारवाद हम देख लेते हैं इसमें उदारवाद क्या होता है। उदारवाद होता है जो होता है वह विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामाजिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है, उसे उदारवाद कहते हैं। ये आपका होगा दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर, 8वें का अथवा का और 8वां क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। जो 9वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है इसमें दिया गया बहिष्कार शब्द का क्या अर्थ है। बहिष्कार शब्द और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। ये आपको बताना, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आपको बताते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आंसर था इसके अथवे में जो आप देख सकते हैं कहाँ पर और कहाँ हुआ था, तो आपको पूरा ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन दिया, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। और बहिष्कार शब्द का वह अर्थ होता है, मतलब बहिष्कार शब्द कोई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था, पूरी सरकार से मिलने वाली जो योजना थी उनका बहिष्कार था, ठीक है। ये बहिष्कार शब्द का अर्थ हो जाएगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ताकि जल्दी जल्दी से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँ। आपका 10वां जो क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन थी और 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्या आम थी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे हम। जो हमने पूछा था 10वां क्वेश्चन में केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन थी, तो केंद्रीय शक्तियाँ थी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बुल्गारिया, ओटोमन साम्राज्य, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, इसमें हम देखते हैं नीचे 19वीं सदी में कई समस्या आम थी, जिनमें से गरीबी, भूखमरी, शहरों में भीड़ भाड़ और जानलेवा बीमारी, धार्मिक संघर्ष और धार्मिक असंतोषों को सजा और निर्कुल शासन व्यवस्था, ये आपको ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 11वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है और गठबंधन सरकार से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखते हैं हम। इसमें जो दिया गया राइट आंसर आपको हो जाएगा श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। तो श्रीलंका में सरकार की नीतियों का उद्देश्य सिंहाली भाषा
बहुसंख्यों का प्रभुत्व सुनिश्चित करना था। श्रीलंका में तमिलों ने अपनी सांस्कृतिक भाषा की रक्षा और शिक्षा, नौकरियों में अवसर समानता के लिए सत्ता की साझेदारी संघ व्यवस्था की मांग की थी। ठीक है, ये आपका कारण था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था, गठबंधन सरकार क्या है? तो गठबंधन सरकार का भी हमने राइट आंसर आपको प्रोवाइड कर रखा है। गठबंधन सरकार एक सांसदीय सरकार की कैबिनेट होती थी जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते थे, जिसमें गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता, और इस व्यवस्था के आम कारण यह दिया था कि कोई दल अपने बलबूते पर संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, यह होगा आपका राइट आंसर 11वें नंबर का। अगला जो क्वेश्चन है वो है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है 12वें के 8वें में, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? और अगला इसके बाद है 13वां, जीवन प्रत्याशा क्या है? हम इसलिए सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, आपको टाइम भी कम लगे और वीडियो भी जल्दी से हो जाए कंप्लीट, इसलिए आपको जल्दी जल्दी हम पूरे क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। 12वें का अथवा का आंसर है जो कि ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? मतलब इसका किसी देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, यह किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन और गतिविधियों का एक व्यापक संकेत होता है। आमतौर पर जीडीपी की गणना सालाना की है, लेकिन कभी कभी इसे तिमाही के आधार पर करते हैं, मतलब सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर। एंड चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट आंसर आप देख सकते हैं, ये भी हो गया जीडीपी का पूरा अर्थ, इसे भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है जीवन प्रत्याशा का क्या मतलब है? तो जीवन प्रत्याशा जो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कोई व्यक्ति अपने जीवन की बाकी समय में औसतन कितने साल और जीवित रह सकता है, यह जीवन प्रत्याशा कहलाती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ताकि हम आपको बाद में बार बार वीडियो को देखना पड़े, क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन को जो आंसर इसमें गया है, इसमें दिया हुआ मुद्रा में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को विनिमय में सहूलियत कैसे आती थी? ठीक है, इसका आंसर है आपका अथवा का। तो हम इसको थोड़ा सा आपको छोटा कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो विनिमय में प्रचलन थी, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आंसर है ये, और इसका फुल ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है 13वां नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 14वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं आप 13 नंबर हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, इन दोनों के आंसर। इसका 14 मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं और ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, आपको देखना है। एंड चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ऋण वाला आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर ऋण या क्रेडिट के औपचारिक स्रोत क्या होते हैं? तो ऋण या क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों में बैंक, गैर सरकारी प्रतिष्ठान और वित्तीय संस्था शामिल होती है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। पूरा आंसर आपको लिख देना है, और क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा गया है, जिस नंबर में, आपको उस हिसाब से क्वेश्चन को लिखना है। राइट आंसर तो इतना ही होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये होगा आपका कंप्लीट। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितनों भागों में बांटा गया? तो इसमें 4 भाग में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, आप देख सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति के आधार पर। दूसरा ऑप्शन है इसमें सामुदायिक संसाधन। ठीक है, दूसरे का आंसर। इसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन, और इसके बाद है चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया कंप्लीट आपका 15वां क्वेश्चन का भी आंसर, और इसका ऋण के औपचारिक स्रोत बता दिए। ठीक है, भारत में संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपयोग आपको बताना है, उपाय बताना है या उपयोग, दोनों। 15 नंबर का अथवा का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना बंद कर देना चाहिए, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, किसानों को मिश्रित फसल की विधि, उर्वरक, कीटनाशकों और फसल चक्र के उपयोग को सिखाया जाना चाहिए। यही थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, मृदा का लवणीकरण क्या होता है और नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, यह क्वेश्चन है आपका। चलते हैं इसको क्वेश्चन को देखते हैं हम। देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृदा का लवणीकरण क्या होता है? तो मृदा में लवण की मात्रा को मृदा लवणता कहते हैं। मृदा में नमक की मात्रा बढ़ाने की क्रिया को लवणीकरण कहते हैं। मतलब मृदा में नमक की अगर मात्रा को हम बढ़ा देते हैं तो इसे लवणीकरण कहते हैं। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन हमको नहीं मिला है। नाटो का मुख्यालय मुंबई व चेन्नई में स्थित है। ठीक है, लोकतंत्र की एक परिभाषा और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं आपको 17 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से इतना बड़ा क्वेश्चन बनकर आया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, तो यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना हमने इसमें मार्किंग की हुई है। आप इतना भी लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, भारत के संसाधनों के आपको यहाँ पर थोड़े नाम बताने थे, तो हम आपको वो बता देते हैं।
लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? लोकतंत्र की परिभाषा हम आपको ओरल बता देते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा वह होती है ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा शासन करती हो, उसे लोकतंत्र कहते हैं और यही इसकी एक परिभाषा होने वाली है। ठीक है, तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। आप अगर कोई सरकार को लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, लोगों के शासन के द्वारा चलाया जा रहा है, तो लोकतंत्र की सरकार कहलाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी 18वां नंबर का आपका क्वेश्चन है। 18वां का था, फिर हम 19वां क्वेश्चन देखेंगे, 20वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला है प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है और छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका 18वां नंबर का क्वेश्चन है। इन दोनों के हमने ऑलरेडी आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है वो आपको बताना। तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन, उत्खनन, कृषि वानिकी, मछली पकड़ना, शिकार करना, इकट्ठा करना, पशुपालन और मछली पकड़ना जैसी गतिविधि शामिल है। ठीक है, यह होगा आपका राइट आंसर। उसके अथवे का क्वेश्चन देखते हैं, नीचे साइड दिया है स्थिति जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हो परंतु ये सब इनकी क्षमता से कम कार्य करते हैं, इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 18वां का कंप्लीट। ठीक है, 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विकास में ऋण की भूमिका क्या है और हमें भारत में ऋण औपचारिकता स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 19वां क्वेश्चन। देखते हैं राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन का पहले का आंसर जो है प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश के आर्थिक विकास में एक ऋण महत्वपूर्ण सकारात्मकता निभाता है, भूमिका निभाता है। व्यापारी, उद्यमी, किसान तथा आम जनता बैंकों से ऋण लेकर अपना आर्थिक विकास करने का प्रयास करती है। इस आर्थिक विकास से आप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। ये आपका राइट आंसर। इसका अथवा का आंसर वो है हमें भारत में ऋण औपचारिकता बढ़ाने के स्रोतों पर कार्य करने के लिए भारत में ग्रामीण परिवारों की जरूरतों को केवल 15% औपचारिकता ऋण स्रोतों पर द्वारा पूरा किया जाता है। बाकी परिवारों की जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी की जाती है। इससे आप अनौपचारिकता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। अगला है पारिस्थितिक तंत्र क्या है। वन्य परिस्थिति तंत्र के उपयोग बताइए। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक को बताइए। ठीक है, दोनों का आंसर देते हैं। शॉर्ट्स में हमने आंसर लिए हैं छोटे छोटे, आपको लॉन्ग में लिखने हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हम आ चुके पारिस्थितिक तंत्र क्या है। किसी खास क्षेत्र में मौजूद जीवित जीवों और उनके साथ अंत क्रिया करने वाले निर्जीवों तत्वों का समूह पारिस्थितिक तंत्र में आता है। वन परिस्थितिक तंत्र स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है। पारिस्थितिक तंत्र से जड़ी कुछ बातें हैं इसमें। ठीक है, जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। पारिस्थितिक एक तंत्र भूगोल क्षेत्र है जहां पौधों, जानवर, जीव जंतु साथ ही मौसम और परिदृश्य, मौसम और पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इसमें जो अथवा है पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र मतलब जीव जंतु, रेगिस्तान, घास, जंगल जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसे पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये होगा आपका। और फिर अगला है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से कारक है। आपको सभी पॉइंटों में एक पॉइंट बना लेना है सभी पर, और इस पर आप थोड़ी सी समरी आपको लिख देनी है। ठीक है, तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक तो आवास परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, आक्रमण, प्रजाति और अतिदोहन और प्रदूषण। ठीक है, ये कारक थे, इससे ज़्यादा कोई कारक नहीं, तो इनको लिख देना है आपको। ठीक है, और पूरा आपको अच्छी तरीके से लिखना है। क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी और यह कब तक बना रहा। जो आर्थिक महामंदी थी उसकी शुरुआत कब हुई थी और कब तक बना रहा। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र कहाँ था, तो चेन्नई और मुंबई में था। इसका राइट आंसर यहाँ पर चेन्नई, मुंबई लिख लेना है नीचे वाले का, और ऊपर का हम आपको सॉल्यूशन का आंसर बता देते हैं। पूछा गया था आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। करीब 1929 से 1940 तक चली। यह विश्व युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी गंभीर आर्थिक महामंदी थी। इस महामंदी में कई व्यापक आर्थिक राजनीतिक प्रभाव पड़े थे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अथवा में आप देख सकते हैं इस टाइप से इसका अथवा, और ये आपका चेन्नई और मुंबई में था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ से कार्य केंद्र चलता था वो चेन्नई, मुंबई में। आप राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 22 नंबर का है। आपका क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरण की व्याख्या कीजिए और भारत छोड़ो की आंदोलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपका नीचे हमने क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है भारत छोड़ो वाला, तो और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसमें हमने ऑलरेडी दिया है। तो भारत छोड़ो वाला आप यही लिख सकते हैं, पूरा मन से भी थोड़ा आप जोड़ सकते हैं। इसमें भारत छोड़ो में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बता सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप देख सकते हैं ये वाला है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड हम स्क्रॉल करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख देंगे, आपको पूरा नंबर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, भारत छोड़ो की अगर बात करें तो भारत छोड़ो में आप ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं। भारत छोड़ो में करो मरो
समारोह का नारा दिया गया था, ये आपको लिखना है, और थोड़ी सन और वगैरह ये आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम बहुत ही कम है आपके पास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। और चैनल पे जो भी नया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो बहुत लेंदी हो गया बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% ये क्वेश्चन आपको कल 24 सितंबर को मिलेंगे त्रैमासिक परीक्षा में। आखिरी वीडियो का जो क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता बताना है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर प्रकाश आपको डालना है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जल्दी जल्दी से जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे, क्योंकि अगले जो आने वाले पेपर हैं आपके अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम, 100% पूरे क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको बताते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, तो संघ व्यवस्था शासन के प्रमुख 4 लक्षण कहे जाते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, लिखित और कठोर संविधान, और अगला है चौथा है स्वतंत्र उच्च न्यायालय। ये आपका राइट आंसर है। इसके अथवा में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का सम्मिलन किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषा का प्रयोग किया गया था और इसके बाद सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधित अधिनियम में 1967, कोणार्णी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1942 ईस्वी में दे दिया गया। ठीक है, ये होगा पूरे आपका पूरे पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो को जो ने लाइक नहीं किया सभी लाइक कर दे, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर ले। सभी पेपरों के एग्जाम के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।